हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि खराब वेंटिलेटर की सप्लाई से यदि किसी की मौत होती है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। एक बार बताऊं इस बात को या बार बार बताऊं? खराब वेंटिलेटर से संबंधित किसी भी रिपोर्ट हॉस्पिटल में सर ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन का प्रबंध करिए। मेरे भाई साहब और भाभी दोनों की होगी। जब पापा पहले जिंदा थे तब हम उनको लेके घूम रहे थे कि कहीं हमको हॉस्पिटल मिल जाए। का संकट पहले नहीं था, लेकिन यह सही नहीं है कि अकल्पनीय था। इसी सरकार के कार्यकाल में 2017 में भारत के 3 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट हुआ था। हमने उन दुर्घटनाओं से क्या सीखा, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को पहले से कितना बेहतर बनाया, यह सब पूछना बेकार है, क्योंकि ढंग से एक जगह से कोई जवाब नहीं आता है। पिछली बार जब कोरोना की वैश्विक महामारी आई पिछले साल, तब कई देशों में वेंटिलेटर की मांग बढ़ी। वेंटिलेटर का हिसाब इस तरह से लगाया गया कि कार कंपनियां भी वेंटिलेटर बनाने में कूद गईं। अब कोई भी इस बात को समझ सकता है कि जब वेंटिलेटर लगेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी करनी होगी और तब ऑक्सीजन की मांग बढ़ी जाएगी। तब जवाब तो देना चाहिए कि उस समय जो भी हिसाब लगाया गया होगा उसके आधार पर ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को ठीक करने का क्या बंदोबस्त किया गया। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि खराब वेंटिलेटर की सप्लाई से यदि किसी की मौत होती है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। एक बार बताऊं इस बात को या बार बार बताऊं? खराब वेंटिलेटर से संबंधित किसी भी रिपोर्ट पर किसी कार्रवाई की खबर नहीं आती है। आपको याद तो होगा कि 9 अगस्त 2017 को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 60 बच्चों की मौत की खबर आई थी। उस वक्त योगी सरकार ने इस बात से इनकार किया था कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत हुई है लेकिन ऑक्सीजन की कमी से नहीं, सरकार का यह कहना था। दी वायर की अनुभूया ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि इस घटना के 1 साल बाद मौत को लेकर सहमति नहीं बन सकी, लेकिन इसे लेकर कोई विवाद नहीं कि 10 अगस्त से 13 अगस्त के बीच अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सरकार ने खंडन और सफाई से खुद को मुक्त कर लिया, लेकिन यह घटना काफी थी कि देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था के बारे में नए सिरे से सोचा जाना चाहिए था। सप्लाई के नाम पर ठेकेदारों के नेटवर्क की जगह अस्पताल में ही ऑक्सीजन के उत्पादन का इंतजाम शुरू हो जाना चाहिए था। 2017 के जून में ही इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बारे में डाउन टू अर्थ ने रिपोर्ट किया था। अगस्त 2017 में ही रायपुर के BR अम्बेडकर अस्पताल में ऑक्सीजन का दबाव कम होने से 3 बच्चों के मर जाने की खबर आई थी। इन उदाहरणों से इतना समझें कि 2017 के साल में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई बड़ी घटनाएं हुई, तो फिर हमने उनकी सप्लाई व्यवस्था में क्या खास बदलाव किए। स्थानीय स्तर पर अस्पतालों में ऑक्सीजन के उत्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई। सितंबर 2020 में जब कोरोना का केस इस साल के अप्रैल-मई जैसा नहीं था, तब कई राज्यों से ऑक्सीजन के संकट की खबर आई। NDTV की ही रिपोर्ट है। सितंबर 2020 में महाराष्ट्र IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भोंडवे ने कहा है कि इस वक्त मांग के हिसाब से ऑक्सीजन का उत्पादन कम है। The problem of oxygen in state of Maharashtra has got 3 main problems. The first is the production is less as per the demand. Only the government of Maharashtra has done that 80% of the oxygen will be given for the medical purposes and 20% oxygen will be given for the industrial purposes. Right. So with that we get only the 60% of the oxygen which is required. हम आगे फिर से डॉक्टर अविनाश का बयान दिखाएंगे, लेकिन पहले बताना चाहते हैं कि उसी वक्त सितंबर के महीने में कर्नाटक, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से खबरें आने लगी थीं कि ऑक्सीजन का संकट है। यह तब की बात है जब 9 लाख सक्रिय मामले थे देश में। किसी को सोचना चाहिए था कि इससे अधिक केस आ गए तो संकट कितना गहरा होगा, जैसे कि इस साल अप्रैल में 28 लाख सक्रिय मामलों की संख्या पहुंच गई थी। अमर उजाला पत्रिका, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबरें पिछले साल सितंबर महीने की हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत ने ऑक्सीजन की कमी होने से दूसरे राज्यों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। तब राजस्थान में 1 लाख केस आए थे और वहां के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी।
यूपी से खबर छपती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हो गए हैं और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मुरादाबाद से आपात स्थिति में लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ जैसे शहरों में ऑक्सीजन भेजा गया है। यही नहीं, मुरादाबाद के भी 9 अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का कोटा तय किया गया है। सितंबर महीने में ही कर्नाटक के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव गौरव गुप्ता का बयान छपा है कि राज्य में हर दिन ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ गई है। सरकार ने आदेश दिया है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम हो और बचे हुए हिस्से को अस्पताल को दे दिया जाए। सितंबर में बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल ने अचानक सप्लाई कम हो जाने की शिकायत की थी। 13 सितंबर के पत्रिका में शिवराज सिंह चौहान का बयान छपा था कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। क्या अब भी कोई कहेगा कि इस बार अप्रैल में लोगों का ऑक्सीजन की कमी से जो नरसंहार हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन की कमी का ऐसा संकट अकल्पनीय था और ऐतिहासिक था? सितंबर महीने में ही इस संकट की झलक मिल गई थी जब ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी के सवाल बार बार उठने लगे और सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा था कि कहीं कोई कमी नहीं है। देश में जो ऑक्सीजन की कुल उत्पादन होती है और जो कुल खपत है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल खपत और मेडिकल ऑक्सीजन की खपत दोनों शामिल हैं, उसके बावजूद सफिशिएंट हेडरूम है। अगर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ऑक्सीजन के संकट को अकल्पनीय ना कहते, हम भी इतनी मेहनत नहीं करते। अकल्पनीय का मतलब होता है जिसकी कल्पना ना की जा सकी हो। हम बता रहे हैं कि कल्पना करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑक्सीजन का संकट आएगा साफ साफ दिख रहा था। आपने 2017 और 2020 के कई प्रसंगों से देखा कि भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट कोरोना से पहले भी आया था और कोरोना के बाद भी। राष्ट्र के नाम संदेश पर फैक्ट चेक करते करते यह तीसरा प्रोग्राम बन चुका है। अच्छा नहीं लगता है जब डिबेट शो के सारे एंकर 2-2 गेस्ट बिठाकर दाएं बाएं 10 मिनट में अपना काम निपटाकर मौज कर रहे हों, तो हम 3 दिन से एक ही भाषण को लेकर रिसर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तीनों एपिसोड देख लें तो उन्हें भी हंसी आने लग जाए कि ये बंदा इतना सीरियस क्यों हो रहा है। आप यह ना सोचें कि हमारे नेता केवल नाराज ही होते हैं, कभी कभी लाइट मूड में भी होते हैं। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। एयरफोर्स और नौसेना के जुट जाने से यह सवाल पीछे नहीं हट जाता है। अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री सितंबर में आए संकट की बात विस्तार से करते, बताते कि जब प्रधानमंत्री खुद पिछले साल सितंबर से ऑक्सीजन संकट से जुड़ी बातों को लेकर संपर्क में थे, तब इस बार उनकी तैयारी इतनी खराब क्यों साबित हुई। 15 अप्रैल 2021 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि पीएमओ के तहत बने एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने गृह मंत्रालय को पीएसए प्लांट स्थापित करने की मंजूरी देने पर विचार करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में 100 अन्य अस्पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया है। यानी पीएमओ की कोई कमेटी है। 11 मई 2021 को पीआईबी की एक और रिलीज आती है। इसके अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा बताते हैं कि पिछले साल सितंबर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति और उत्पादन को लेकर स्वदेशी उद्योगों के साथ संपर्क में थे। इसके परिवहन को लेकर कई तरह की दिक्कतों को दूर करने में मदद की उन्होंने। सितंबर महीने में कोरोना के केस बढ़ने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन को लेकर संकट हुआ था और हमने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, कैबिनेट सचिव कहते हैं। क्या सितंबर में प्रधानमंत्री या सरकार की किसी संस्था को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि इससे अधिक केस आ गए, तब क्या होगा? कोरोना के आते ही पहले दिन से यह बात हो रही है कि एक को संक्रमण होता है तो उससे कई लोगों को हो जाता है। उसी आधार पर इससे लड़ने की सारी योजनाएं बनी। ये आधार वैज्ञानिक हैं, ना कि कल्पनीय और अकल्पनीय। तो जब सितंबर से पीएमओ की कमेटी ऑक्सीजन की सप्लाई देख रही थी, इस बार संकट आने के बाद सरकार हरकत में क्यों आई? क्यों नींद में सोती पकड़ी गई?